हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अभी चैप्टर 2 का पार्ट 10। इससे पहले हम लोग ने 2.1 से 2.10 तक के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स कर लिए थे, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं 2.11 का। तो चलिए देखते हैं 2.11 क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 2.11 में बोला है why do gases always tend to be less soluble in liquids as the temperature is raised। यानी कि गैसेस ऑलवेज क्यों सॉल्यूबल कम होती है लिक्विड्स के अंदर जैसे जैसे हम टेम्परेचर रेज करते हैं, ठीक है। तो देखो, आपको पता है कि गैस जो है आप कब वो पूरी तरह से लिक्विड में डिसॉल्व होगी। तो गैस पूरी तरह से लिक्विड में तभी डिसॉल्व होगी जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। अब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैस क्या होगी, एक्सपांड होगी। क्लियर हो रहा है। तो गैस एक्सपांड होके क्या बन जाएगी, वेपर बनेगी। ओके, तो इस वजह से तो अब वेपर बनना स्टार्ट हो गया। दैट मीन्स कौन सा वेपर बनना स्टार्ट हो चुका है। क्लियर। तो अब हम उसमें क्या होगा कि हीट रिलीज होगी। क्लियर हो रहा है। हीट रिलीज होना मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो इसमें आप क्या लिखोगे कि द डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, तभी गैस लिक्विड में डिसॉल्व हो सकता है जब इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी तभी क्या होगा कि गैस पूरी तरह से लिक्विड में डिसॉल्व हो पाएगा। बिकॉज द गैस कॉन्ट्रैक्ट इन वॉल्यूम, यानी कि अगर आप देखो वॉल्यूम थोड़ा सा पिस्टन लगा दोगे गैस के अंदर, ठीक है, तो गैस का जो वॉल्यूम होगा वो कैसा होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। करते हैं ना हम, क्या करते हैं, अगर गैस पूरा भरा हुआ है तो ऊपर से हम क्या करते हैं, पिस्टन वेट उस पर डालते हैं गैस पे, तो क्या होता है अंदर का जो गैस का वॉल्यूम होता है वो कंडेंस्ड हो जाता है या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्लियर। तो इस वजह से हम उसको कह सकते हैं कि तभी डिसोल्यूशन हो पाएगा जब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी। राइट। तो इसका अगर आपको रिएक्शन लिखनी है ना तो कैसे लिखोगे, तो गैस जब है वो लिक्विड में तभी डिसॉल्व होगा जब डिसॉल्व्ड गैस हमें अच्छे से मिलेगा। दैट मीन्स डेल्टा एच नेगेटिव। तो आप ऐसे लिखोगे इसको, गैस प्लस लिक्विड दैट गिव डिसॉल्व्ड गैस। ओके, और इस केस में क्या होगा कि आपका जो डेल्टा एच होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव, बिकॉज ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर हो रहा है। हाँ, आपको पता है कि कोई भी हल्की चीज होती है ना वो सबसे पहले ऊपर उठती है। क्लियर हो रहा है। तो गैस जो है यहाँ पे कैसी है, एकदम हल्की है। क्यों? क्योंकि वो वेपर बन के ऊपर जा रही है। ओके, तो जब भी वो वेपर बन के ऊपर जा रही है दैट मीन्स क्या हो रहा है कि आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो। दैट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन यहाँ पे आ रहा है, तो डेल्टा एच नेगेटिव हो जाएगा। अब जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इसमें ना एक रिवर्स प्रोसेस आ जाती है जिसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे दो टाइप के रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। क्लियर हो रहा है। तो एंडोथर्मिक में क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब्ड होती है। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट रिलीज होती है। इस वजह से द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सोल्यूशन डिक्रीजेस विथ राइज इन टेम्परेचर। यानी अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो गैस जो लिक्विड के अंदर जो डिसॉल्व करेगा वो ज्यादा से ज्यादा डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, क्योंकि अब वो क्या बन रहा है, वेपर बन रहा है। ओके, तो ये था आपका 2.11। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 2.12 की। ओके, तो 2.12 में क्या बोला है कि स्टेट हेनरी लॉ एंड मेंशन सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन। 2.12 के अंदर क्या बोला है, स्टेट हेनरी लॉ एंड मेंशन सम इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस। तो आपको पता है हेनरी लॉ क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा था पहले भी कि हेनरी लॉ जो होता है वो क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन। ये अपने पढ़ चुके हैं ना, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। इस कांस्टेंट को हटाते हैं तो KH इंटू एक्स आ जाता है, वेयर P पार्शियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन, KH हेनरी कांस्टेंट। तो ये आप पढ़ चुके हो। प्रेशर इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो इसके बाद आप एप्लीकेशंस इसके बारे में आप देख सकते हो, जैसे वो स्कूबा डाइवर्स मैंने आपको बताया था, फिर हाई एल्टीट्यूड्स वाला एग्जांपल बताया था, फिर बताया था कोल्ड ड्रिंक्स वाले एग्जांपल, सोडा वाटर, और ये सब एग्जांपल्स मैंने आपको बताए थे। तो वो आप एप्लीकेशंस में अच्छे से लिख पाओगे। ठीक है, तो ये आपका था 2.12। ये आपको टेक्स्ट बुक में से रेफर कर लेना है, और नहीं मिले आपको, ऐसा लग रहा है मैंने आपको नोट्स भेजे हैं लेकिन आपको नहीं पता चल रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। डन। ओके, तो 2.13 पे आगे हम बढ़ते हैं। 2.13, तो 2.13 वाला एग्जाम्पल में देखो क्या बोला है। आप लोगों को बताया है कि सबसे पहले आपको लेना है इसमें
कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सोल्यूशन कंटेनिंग 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम, यानी कि पार्शियल प्रेशर जो इथेन का है ना सोल्यूशन के अंदर, तो वो कंटेन कितना कर रहा है 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम ऑफ इथेन इज 1 बार, यानी आपको प्रेशर जो दे के रखा है वो आपको दिया हुआ है 1 बार। क्लियर? तो प्रेशर 1 बार है इफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 5, वैल्यू दी है इफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 5 इंटू 10⁻² ग्राम ऑफ इथेन, देन व्हाट शैल बी द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो आप लोगों को पार्शियल प्रेशर गैस का निकालना होगा। क्लियर? ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन हम करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, इसमें जो हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो कौन सा लगाएंगे। पहले हर एक क्वेश्चन में हमें यही सोचना होता है। आपको पार्शियल प्रेशर इथेन का दे के रखा है, ओके। अब आपके पास प्रेशर 1 बार है, अब आपके पास सोल्यूशन जो है इथेन का वो भी आपको 5 दे के रखा है, तो पार्शियल प्रेशर पूछा है गैस का। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो ये सारे पार्शियल प्रेशर जो है वो किस में आते हैं, ये राउट्स लॉ में आते हैं, जिससे कि हम कह सकते हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। फिर हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ले लेंगे और फिर दोनों के मोल्स निकाल के अब फिर हम उसको वेट से डिवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं मैं कैसे करती हूँ। अभी सबसे पहले तो आपको मोल्स के बारे में बात करना था ना, ठीक है। तो आपको जो मोल्स दिखेगा इसमें वो आपको 2 मोल्स लेना है, क्योंकि इसमें इथेन का बोला है और सोल्यूशन का बोला है, ठीक है। तो पहले हम लेंगे मोल्स ऑफ इथेन, ओके, और नीचे लिखेंगे मोल्स ऑफ सोल्यूशन। आ रहा है समझ में? तो सबसे पहले हम दोनों के लिए कर रहे हैं, इस वजह से हम लोग P1 इज इक्वल टू, आप लोगों को पता था KH इंटू एक्स होता है, और यहाँ पे जो मोल X जो है ना उसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देती हूँ N इथेन डिवाइड बाय N सोल्यूशन। वैसे ही P1 है P2 के लिए KH इंटू N इथेन डिवाइड बाय N सोल्यूशन, ओके। अब देखो ये चीज़ हमें पता था कि मोल फ्रैक्शन का मतलब ही यही होता है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड सबसे पहले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेन जिसका आप लेने वाले हो और डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, सोल्यूशन पूरा, यहाँ पे भी इथेन सोल्यूशन पूरा। ये P1 और P2 दोनों हमारे पास आ चुके हैं, क्योंकि क्लियर हो रहा है। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें पता है कि मोल्स कैसे हम निकालते हैं, तो दैट इज व्हाट W1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। आप लोग को पता है ना गिवन वेट अपॉन मोलर मास होता है, तो गिवन वेट अपॉन मोलर मास, ये हम यहाँ से इसके लिए करेंगे। यहाँ पे भी वही करेंगे, W1 अपॉन मोलर मास, तो गिवन वेट अपॉन मोलर मास कर देंगे। देखो मोलर मास यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, N सोल्यूशन कैंसिल हो गए यहाँ पे, KH कांस्टेंट है कैंसिल हो गया यहाँ पे। तो अब हमारे पास क्या बचा, P1 डिवाइड बाई P2 इज इक्वल टू W1, ओके सॉरी यहाँ पे आप 2 के लिए ले रहे हो तो यहाँ पे आपको 2 कर देना है, W1 डिवाइड बाई W2। अब ये हमारे पास है ना, जब भी सेम सॉल्यूट होता है ना, क्योंकि इसमें दोनों में क्या बोला है, इथेन बोला है, तो सेम सॉल्यूट के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है, जब भी आपको सेम सॉल्यूट बोले ना तो इतना आप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट यहाँ पे आप पहुँचाना, ओके। चलो तो ये हमारा आ गया सेम सॉल्यूट के बारे में। अब हमें इसमें क्या क्या गिवन है, तो देखो हमें P1 तो कितना गिवन है, 1 दे के रखा है, P2 हमें कैलकुलेट करना है, ओके। P1 हमें 1 दिया है, P2 हमें कैलकुलेट करना है। W1 आपको दे के रखा है 6.56 और W2 आपको 5 दे के रखा है। तो चलिए अब बस वैल्यू पुटअप करनी है, तो देखते हैं कैसे वैल्यू पुटअप करेंगे। 1 डिवाइड बाई P2 इज इक्वल टू 6.56 इंटू 10⁻³ ग्राम, ओके। और यहाँ पे भी आपको 5 इंटू 10⁻² ये वैल्यूज डाल दी। तो यहाँ से जो आपका P2 कैलकुलेट करोगे, ये आपको क्या करना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ऐसे डन। तो यहाँ से आप P2 कैलकुलेट करोगे तो उसका आंसर आपके पास आ जाएगा 7.62 बार, 7.62 बार आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है इसमें कि हमने प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया। आप इसको 1 बार से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि स्टैंडर्ड प्रेशर है ना हमारा, STP में 1 बार लेते हैं हम, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में। तो मल्टीप्लाई करोगे तो भी कोई भी नंबर को हम मल्टीप्लाई 1 से करते तो ऑब्वियसली वही आता है, ओके। तो ये था आपका 2.13। तो अब हम आगे करेंगे
2.14 की ओर बढ़ेंगे। बट आपको ये चीज़ इसमें इस क्वेश्चन से आपको ये सीखना है कि जब भी आपको सेम कंपाउंड के बारे में बोला है, इथेन इथेन दो सेम है, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला निकाल दो। प्रेशर पार्शियल प्रेशर पूछा है तो बस P1/P2 W1/W2 दोनों वेट का लिख दो, जो भी दो वेट दिए हैं वो। P1 आपको 1 ही दिया होगा क्योंकि 1 बार है, और P2 अगर चेंज हो तो चेंज कर दो और P2 निकालना होगा। तो डायरेक्ट सेम सल्यूट के लिए आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। डन। अब हम करेंगे 2.14। चलिए देखते हैं 2.14 में आप लोगों को क्या बोला है। तो 2.14 क्वेश्चन में आप लोगों को क्या बोला है, 2.14 में बोला है कि व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ। पॉजिटिव नेगेटिव डिविएशन क्या होता है फ्रॉम राउट्स लॉ से, एंड हाउ इज द साइन ऑफ डेल्टा मिक्सिंग एच या डेल्टा एच मिक्सिंग बोल दो रिलेट टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन फ्रॉम द राउट्स लॉ। कैसे आपने देखा था पॉजिटिव और नेगेटिव डिविएशन राउट्स लॉ से हम करते थे। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ राउट्स लॉ तो सबसे पहले कौन से सोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है। तो आपको पता है कि राउट्स लॉ जो है वो आइडियल सोल्यूशंस के लिए एप्लीकेबल होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना आइडियल सोल्यूशन मतलब क्या होता है, दैट ओबेज द राउट्स लॉ, वो सोल्यूशंस जो राउट्स लॉ को ओबे करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे। अब इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से आपको समझाऊंगी, थोड़ा इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। तो जैसे हम राउट्स लॉ की बात कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों को इसमें कौन सा सोल्यूशन आएगा, सबसे पहली बात तो आइडियल सोल्यूशन, ये आपको पता है। ओके, आइडियल सोल्यूशन में मान लो कि मैंने यहाँ पे 2 बीकर ले लिए हैं, एक में मेरा क्या है सॉल्वेंट, दूसरे में मेरा क्या है सल्यूट। ये 2 चीजें हैं। जनरली हम सॉल्वेंट को A से डिनोट करते हैं, सल्यूट को B से डिनोट करते हैं। आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है? अब मान लो कि ये हमारे पास 500 ml का है इसमें सॉल्वेंट, और ये हमारे पास सल्यूट है 200 ml का। डन। तो जब हम टोटल निकालेंगे, टोटल जो होगा वो कितना होगा वॉल्यूम, दैट इज व्हाट 700 ml। इन दोनों का टोटल करेंगे तो 700 ml हो जाएगा। ओके, अब हमने क्या किया यहाँ से, अब एक और बीकर ये वाला छोटा ले लिया जिसमें कि यहाँ पे टोटल दोनों मिक्स कर दिया, तो ये मेरा बन गया सोल्यूशन। ओके, ये बन गया मेरा सोल्यूशन। अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास दोनों को हमने ऐड कर दिया इसमें, अब मैं उसको टेम्परेचर देना स्टार्ट कर दूँगी। टेम्परेचर देना स्टार्ट करूँगी तब क्या होगा कि जितने भी गैसेस हैं वो एक्सपांड होने लगेंगे। आ रहा है समझ में? गैसेस एक्सपांड होंगे तो यहाँ ना ही हीट एक्सपांड होने की वजह से क्या होगा कि एंथैल्पी जो होगी उसकी वो आपको 0 मिल जाएगी। और वॉल्यूम जो हुआ यानी वॉल्यूम एक्सचेंज जो होगा वो गैस में अंदर ही अंदर होने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि गैस में कहीं भी बाहर सराउंडिंग से कोई वॉल्यूम एक्सचेंज होगा नहीं, बिकॉज वो डायरेक्ट वेपर बन जाएगा। आ रहा है समझ में? तो इस केस में हम डेल्टा V और डेल्टा H भी 0 ले लेंगे। तो चलो डेल्टा V 0 और डेल्टा H 0। क्लियर? ओके, ये जो चीज़ मैंने आपको बताई ये आपको समझ में आ गई होगी। और मैं आपको बताने वाली थी राउट्स लॉ के हिसाब से PA इज इक्वल टू PA0 इंटू एक्स है और PB इज इक्वल टू PB0 इंटू एक्स है। अगर ये दोनों आपके पास 0 हैं, है ना, तो अकॉर्डिंग टू द राउट्स लॉ आप क्या कर सकते हो, 2 वैल्यू अलग अलग सल्यूट और सॉल्वेंट के लिए ले सकते हो, राइट? तो देखो मैंने आपको फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पढ़ाया था, तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन में आपको अगर आंसर चाहिए नहीं मिल रहा तो आप मुझसे पूछ लेना। क्लियर हो रहा है? मैं आपको आंसर भी भेज दूंगी, बट अभी मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, आपको लिखना है वो आंसर्स। कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। तो चलो अब हमारे पास क्या आने वाला है, आइडियल सोल्यूशन के लिए बात कर रही थी मैं। क्लियर? तो देखो A और B, अगर मैंने आपको बताया था ए बी फोर्सेस, जब ए बी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर हाई हो जाता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू ए एंड बी सल्यूट और सॉल्वेंट से। क्लियर? तो आपको पता है कि डेल्टा V जो है वो डिक्रीज होना चालू हो जाता है, और यहाँ पे डेल्टा V जो है वो नेगेटिव, यहाँ पे डेल्टा H भी नेगेटिव। ये हमने राउट्स लॉ में पढ़ा था। ओके, और डेल्टा H जो है ना वो रिलीज होने लग जाता है। अब रिलीज एनर्जी रिलीज कर जाएगा। क्लियर हो रहा है? सेम वे में अगर मैं आगे बात करूं A और B कैटेगरी की, तो अगर मैं कहना क्या चाहती हूँ कि अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन AB का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू AA और BB, यानी सोल्यूशन का ज़्यादा होता है, क्लियर, तब ये वॉल्यूम डिक्रीज होगा और इस वजह से ये दोनों टर्म्स नेगेटिव हो जाएगी। और डेल्टा V अगर ये, अब इसका ऑपोजिट ले लेते हैं, अगर ये डिक्रीज करने लगता है मान लो एज कम्पेयर टू AA एंड BB,
आ रहा है समझ में? अगर ये डिक्रीज करने लग जाता है एज कंपेयर टू ए एंड बी, तो आपको डेल्टा वी जो है वो बढ़ने लगेगा, इंक्रीज, इसका जस्ट ऑपोजिट। और यहाँ पे डेल्टा एच बी क्या होगा? पॉजिटिव। ओके, और यहाँ पे डेल्टा वी भी क्या होगा? पॉजिटिव। डेल्टा एच बी क्या हो जाएगा? सॉरी, ये दोनों सेम ही लिख दिया। डेल्टा एच बी क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये जो था पूरा राउट्स लॉ, ये आपको क्या शो कर रहा था? पॉजिटिव डिविएशन। ओके, ये आपको पूरा राउट्स लॉ क्या शो कर रहा था? पॉजिटिव डिविएशन। अब ये वाला जो था ये हमने पढ़ा था नेगेटिव डिविएशन। ओके, तो आपको अब मैंने आपको इसी टाइप से आपको शो करना था कि पॉजिटिव डिविएशन कौन सा शो करता है राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग और नेगेटिव डिविएशन कौन सा शो करता है राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2.14। आ रहा है समझ में? ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2.15 की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है। आप लोगों के ये सारे क्वेश्चंस भले थियरी भी है, बट आप लोगों को थियरी पार्ट लिखना है। आ रहा है समझ में? और जो डाउट हो वो क्लियर कर लेना। ओके, तो 2.15 की ओर बढ़ते हैं। 2.15 में क्या बोला है? एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ 2% non-volatile solute exert a pressure of 1 bar at the normal boiling point of the solvent. What is the molar mass of solute? तो चलिए देखते हैं इसमें क्या बोला है। एक एक्वस सोल्यूशन है जिसमें हमने 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया है, तब उसका प्रेशर 1 बार बन रहा है और एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे ये सारा प्रोसेस हो रहा है, तो मोलर मास आपको सोल्यूट का निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास ये बोला है ना कि पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 बार, यानी कि आपके पास जो होगा इसमें वो P1 कितना हो जाएगा? 1.004 बार। 1 बार अप्रोक्सीमेटली लेते हैं, मतलब 1.004 कह सकते हैं उसको। फिर आप लोगों को बोला है इसमें कि जैसे P1 नॉट जो है, क्लियर, वो भी आपका क्या हो जाएगा इसमें? आप लेते हो जैसे कि मान लो P1 हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड के बारे में, क्योंकि यहाँ पे बोला है 1.004 दे के रखा हुआ है। जब हम सॉल्यूट डालते हैं तब वो इतना प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब इसमें अगर मुझे P1 नॉट लेना हो तो मैं क्या करूँगी? P1 नॉट लेने के लिए STP का ही फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। आ रहा है समझ में? तो इसमें भी मुझे क्या करना पड़ेगा? 1.013 ही लेना पड़ेगा या 1.012, जो भी आप लिख सकते हो, लेकिन 1 ही आएगा। आ रहा है समझ में? क्योंकि मैंने इसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करने के बाद पहले जो प्रेशर था वो 1.004 बार था, लेकिन उसके बाद P1 नॉट यहाँ पे जो प्योर है वो भी कितना है प्रेशर? 1 बार ही कह रहेगा। आ रहा है समझ में? तो चलो P1 नॉट भी आपका क्या होगा? 1.103 बार ले लेते हैं, ये भी आपका सेम होगा। ओके, अब यहाँ पे क्या बोला है? 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो मैंने यहाँ पे 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है। जब भी मैं इसमें 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करूंगी तो यहाँ पे मेरा W1 यानी W2 वेट सोल्यूट का होगा, क्योंकि 2% है, कम होता है, तो वो 2 ग्राम हो जाएगा। और यहाँ पे W1 जो है वो आपके पास सॉल्वेंट का वेट कहलाएगा। आ रहा है? तो यहाँ पे देखो हमने टोटल कितना लिया है? 100 फॉर व्हाट? सोल्यूशन। सोल्यूशन का वेट हम कितना लेते हैं? टोटल 100। तो वेट यहाँ पे W2 का आपको 2% नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो W2 2 हो गया, तो W1 आपका 98 हो जाएगा। कैसे? 100 माइनस 2 कर देंगे, 100 में से 2 गया तो 98 आ जाएगा। आ रहा है समझ में? यस और नो? क्लियर? तो इसके बाद आप अब हमारे पास देखो वेट दोनों के दोनों आ चुके हैं, है ना। अब हमें करना कुछ नहीं है, डायरेक्ट इसमें फॉर्मूले पुटअप करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे? पहले मोल्स निकाल लेंगे। अब डायरेक्टली इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है? तो आपको रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर पे चले जाना है। P1 अपॉन P1 नॉट दैट इज इक्वल टू W2 M1 M2 W1। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास दोनों के सेम है, तो यहाँ पे M1 W2 M2 W1, इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना। वही कहने का मतलब तो सेम ही है। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब डायरेक्ट हमें प्रेशर्स अप्लाई करना है जो हमारे पास क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो P1 नॉट हमने यहाँ पे से लिखा है 1.013 माइनस P1 यानी कि 1.004, ये लिख दिया। P1 नॉट, तो P1 नॉट 1.013 ये लिख दिया, इज इक्वल टू
M1 इंटू या W2 इंटू M1, यानी वेट कितना है W2। ओके, M1 आपका किसका वेट होगा बेटा, सॉल्वेंट का वेट होगा। तो सॉल्वेंट हमने यहाँ पे क्या लिया है, वाटर, तो उसका वेट कितना होता है 18। डायरेक्ट पुटअप कर रही हूँ मैं, ध्यान रखना। M2 हमें नहीं पता क्योंकि वेट ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट आपको बोला है फाइंड आउट करने के लिए। और W1 क्या है, W1 जो है मेरा वो 98 हो जाएगा, क्योंकि अभी निकाला ना W1 98। बस ये पुटअप करो, डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाएंगे। तो देखो M2 इज इक्वल टू 36 इंटू 1.013 डिवाइड बाय 98 इंटू 0.009। क्लियर हो रहा है? आ रहा है समझ में? क्या करेंगे, M2 इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया था, डायरेक्ट मैं लिख रही हूँ 36 इंटू 1.013 डिवाइड में आ जाएगा आपका 98 इंटू, इसको आप माइनस करोगे तो 0.009 आ जाएगा। ओके, तो हमारा आंसर जो आएगा रिगार्डिंग M2 वो हो जाएगा दैट इज 41.35 U, 41.35 U। तो ये था आपका आंसर। इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि P1 नॉट भी वही होगा जो आपका P1 होगा, बिकॉज STP है, इस वजह से दोनों प्रेशर आपके सेम कहलाएंगे। क्लियर? और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना। तो चलिए अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, दैट इज 2.16। तो देखते हैं 2.16 में क्या बोला गया है। यस, 2.16 में क्या बोलते हैं, तो 2.16 में आप लोगों को बोला है कि हेप्टेन एंड ऑक्टेन फ्रॉम एन आइडियल सोल्यूशन, हेप्टेन और ऑक्टेन दो हमारे पास है, वो फॉर्म कर रहा है आपका आइडियल सोल्यूशन। क्लियर? अब उसके बाद बोला है एट 373 केल्विन टेम्परेचर दिया है, द वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड कंपोनेंट्स, वेपर प्रेशर जो दो लिक्विड कंपोनेंट्स के दे के रखे हैं वो आपको दिए हुए हैं 105.2 किलो पास्कल, 46.8 किलो पास्कल रिस्पेक्टिवली। तो व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, ये आपको गिवन है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। यानी इसमें ऑलमोस्ट आपको बहुत सारी चीजें दे के रखी है। जैसे देखो हेप्टेन है हमारे पास, पहले हम हेप्टेन की बात कर लेते हैं। उसका आपको P1 नॉट जो है वो गिवन है, दैट इज 105.2 किलो पास्कल बोला है ना आपको। द वेपर प्रेशर ऑफ दी टू लिक्विड कंपोनेंट, अलग अलग से दो लिक्विड कंपोनेंट के लिए दिया हुआ है, और इसके लिए आपको वेट भी गिवन है 26 ग्राम। ये बात होगी आपकी हेप्टेन की। अब हम बात करते हैं ऑक्टेन की। ऑक्टेन में क्या बोला है, P2 नॉट, इसको P1 नॉट, इसको P2 नॉट ले लेते हैं, 46.8 ये आपको देके रखा है। क्लियर? किलो पास्कल। W2 आपको देके रखा है 35 ग्राम, वेट दोनों का गिवन है। अब हमें तो निकालना क्या है कि वेपर प्रेशर मिक्सचर का, जब 26 ग्राम हेप्टेन बोला है, 35 ग्राम ऑक्टेन बोला है। क्लियर? तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पे W1 जो होगा हमारे पास वो क्या होगा 26। ओके, ये वाला वेट ये हमें पता है, और आपको पता है सबसे पहली बात तो हम यहाँ पे हेप्टेन के बारे में बताने वाले हैं। हेप्टेन, यहाँ पे ऑक्टेन। क्लियर? डन। हेप्टेन में आपको वेट 26 गिवन है, तो आपको हेप्टेन का फॉर्मूला पता है 7 होता है, C7H16। अब मैं आपको बताऊंगी ये फॉर्मूला आया कैसे, दैट इज CnH2n+2। यहाँ पे हेप्टेन और ऑक्टेन क्या है, जनरल एल्केन है, हम उसको कह सकते हैं, क्या बोलते हैं हम, नॉर्मल चेन होता है तो हम क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं ना। तो एल्केन का जो फॉर्मूला आता है, और हेप्टेन है, आपको सीरीज पता होगी, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऐसी सारी सीरीज आती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन 10 तक आती है, और आगे भी बहुत सारे हैं। लेकिन जब भी एल्केन की बात की गई हो तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, जनरल फॉर्मूला है एल्केन का, दैट इज CnH2n+2। अब आपको हेप्टेन के लिए बोला था, तो हेप्टेन में कार्बन कितने होते हैं 7, तो आप यहाँ पे देखो N की जगह 7 पुटअप कर दो, तो C7 हो गया। H16 कैसा आया, तो 2 7 14 14 15 16 +2 कर देंगे। आ रहा है समझ में? अब इसी हेप्टेन का हमें मॉलिक्यूलर मास भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम आगे बात करने वाले थे, इस वजह से
क्योंकि देखो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तभी हम आगे P1 नॉट P2 नॉट में मोल फ्रैक्शन के लिए कर पाएंगे। तो देखो मॉलिक्यूलर मास जो है वो 12 इंटू 7, कार्बन का 12 होता है, इंटू 7 कर दिया, प्लस 16 इंटू 1, 16 इंटू 1, क्लियर। तो इसका 84 प्लस यस 16, ओके, तो ये हो गया आपका 100। आ रहा है समझ में, क्लियर। अब इसके बाद मैं W2 के लिए बात करने वाली हूँ, दैट इज व्हाट, W2 हमारा ऑक्टेन का देके रखा है 35 ग्राम, ये दिया था। अब इसके लिए भी हमारे पास C8H18 आ जाएगा। कुछ नहीं करना, ऑक्टेन के लिए 8 कार्बन, यहाँ पे 8 पुटअप करके देख लो, 18 टू जा प्लस, सॉरी 8 टू जा 16 प्लस 17 18, तो 18 हो गया। तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ से हम मोलर मास निकाल लेंगे, क्या है 8 कार्बन, तो 8 कार्बन, कार्बन का कितना 12 प्लस 18 इंटू 1, आ रहा है समझ में। तो ये आपका हो जाएगा 114 U, 114 U हम नॉर्मली लिखते हैं जब हम मोलर मास निकालते हैं, ओके। तो ये अपने यहाँ तक हमने निकाला मोलर मास तक, क्लियर हो रहा है। अब इसके बाद हम मोल्स निकाल सकते हैं। हमारे पास एक बार मोलर मास आ गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, मोल्स निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे मोल्स निकालना है। डायरेक्ट फॉर्मूला करते हैं ना, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ही। तो सबसे पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं मोलर मास फॉर हेप्टेन के लिए, फॉर ऑक्टेन के लिए। डन। तो चलो इसमें n इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास, इसमें भी n इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मोलर मास। यहाँ W1 यहाँ W2 कर दो, यहाँ M1 यहाँ M2 कर दो, आया समझ में। ओके, ये हेप्टेन के लिए कितना था 26, और हमने मोलर मास कितना निकाला था 100, तो इसमें से मोल्स आ गए 0.26, आ रहा है समझ में। ओके, अब इसके बाद यहाँ पे देखोगे तो N35 था और 114 निकाला था M2 के लिए, तो वो आपके मोल्स निकल जाएंगे 0.31, आ रहा है समझ में, क्लियर। अब दोनों के तो हमने यहाँ पे मोल्स निकाल दिए, दैट इज N1 एंड N2, ओके। ये सब यहाँ लिखना आप लोग, N1 एंड N2, डन। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो दोनों के लिए, ठीक है। तो चलिए मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। यहाँ के x1 इज इक्वल टू N1 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखेंगे, x2 इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है ना, आ रहा है समझ में। तो ये मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे मैं हेप्टेन कंटिन्यू करूंगी, यहाँ पे ऑक्टेन कंटिन्यू करूंगी। तो चलिए मोल्स निकाल लेते हैं। x1 हमारे पास N1 क्या आया 0.26 आया ना, N1 क्या है 0.26 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज 0.26 प्लस 0.31 N1 प्लस N2। ये करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा x1 इज इक्वल टू 0.456, ओके। अब यहाँ पे x2 इज इक्वल टू, यहाँ पे 0.31 ऊपर ले लेंगे, N2 है ना, और 0.26 0.31, तो हमारे पास x2 जो आएगा वो आ जाएगा आपके पास 0.544, क्लियर हो रहा है। तो ये हमारे पास x1 x2 आ गए। अब देखो धीरे धीरे हम अपने आंसर के नज़दीक पहुंच रहे हैं। x1 x2 आ गया। अब इसके लिए हम पार्शियल निकालेंगे, पार्शियल प्रेशर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज व्हाट x1 इंटू P1 नॉट। इसके लिए P2 इज इक्वल टू x2 इंटू P2 नॉट, क्योंकि हमें ये दोनों तो गिवन है, आ रहा है ना। तो चलिए x1 हमने निकाला तो अभी 0.456 आया यहाँ से, इंटू P1 नॉट एक्चुअल में हमें गिवन था, दोनों हमें गिवन थे, आ रहा है समझ में ना। तो 105.2, 105.2, तो यहाँ से आपका P1 आ जाएगा 47.97 किलो पास्कल है, ओके। तो ये आपका P1 आ जाएगा। यहाँ से आप P2 निकाल लोगे, तो P2 कैसे निकालोगे, P2 के लिए हमारे पास x2 गिवन था 0.544 इंटू हमारे पास P2 नॉट की वैल्यू गिवन थी, कितनी थी 46.8, आ रहा है समझ में। तो यहाँ से आपका P2 निकल जाएगा 25.46 किलो पास्कल, आ रहा है समझ में। तो ये हमारा यहाँ से P2 निकल गया, ओके। अब हमने यहाँ पे P1 P2 तो निकाल लिया, P1 भी निकाल लिया, P2 भी निकाल दिया, और हमें यहाँ पे पूछा क्या था, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर। तो अब हम क्या करेंगे, P1 प्लस P2 कर देंगे, तो हमारा आंसर कंप्लीट आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, P1 प्लस P2 कर देंगे तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देख रहे हो ना मैंने कैसे फाइंड आउट किया, पहले तो P1 P2 देखा, फिर उसके बाद मोल्स निकाले, मोल फ्रैक्शन निकाला, मोल फ्रैक्शन निकालने के बाद P1 P2 अलग से कैलकुलेट किया। अब हम टोटल कैलकुलेट कर लेंगे।
तो चलो, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर आ रहा है समझ में? यही तो पूछा था हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पी टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो 47.97 प्लस 25.46, अभी जो वैल्यू आई थी वो, तो पी टोटल हमारे पास आ जाएगा 73.43 किलो पास्कल। ओके, तो ये हमारा पी टोटल का आंसर आ जाएगा। तो ये हमने निकाला अभी पी टोटल। क्लियर हो गया? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2.16। तो चलिए, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2.17 की ओर। 2.17 की ओर। 2.17 में क्या बोला है, जरा ध्यान से सुनना। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, अगर आपको ऐसा पूछा है ना, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, कोई भी एक कंपाउंड के लिए, वाटर है, इथेन है, मीथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, कोई भी हो, अगर डायरेक्टली ऐसा बोला है कि वेपर प्रेशर ऑफ दिस कंपाउंड, मतलब कि वो प्योर कंपाउंड होगा। आया समझ में? तो आपको क्या लगा देना पड़ेगा, नॉट। ओके, तो 2.17 में आपको क्या बोला है, वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर इज 12.3 किलो पास्कल। तो सबसे पहले तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 किलो पास्कल लिख दिया। उसके बाद 300 केल्विन टेम्परेचर। कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन इट। यानी आपको इसमें वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है 1 मोलर सोल्यूशन के लिए, 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन इट। आपने पुटअप कर दिया नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, उसके बाद आपको 1 मोलर के लिए निकालना। तो 1 मोलर का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, मोलर वर्ड शब्द आए तो वो आपका 1000 ग्राम में प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब आपको 1 मोलर का मतलब पहले समझना है। 1 मोलर, इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर? कि 1 मोल आपका सोल्यूट प्रेजेंट है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। आया समझ में? 1000 ग्राम आप क्या लिख सकते हो, दैट इज 1 kg। आ रहा है? 1 kg। तो अब हमारे पास क्या आ गया, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इसमें कैलकुलेट करेंगे एम। तो जैसे हम एम कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, दैट इज n डिवाइड बाय एम। क्या था हमारे पास, मोलैलिटी। तो इन kg, नंबर ऑफ द मोल्स डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। यही करते थे कि नहीं करते थे, मोलैलिटी में फाइंड आउट करते थे ना। तो इसके बाद आपको पहले, सबसे पहले आपको मोल्स निकालने हैं सॉल्वेंट के। तो N2 जो आएगा आपके पास, वो गिवन वेट अपॉन मोलर मास। तो 1000 है हमारे पास वेट, और मोलर मास कितना है हमारे पास, 18। वाटर के लिए 18 होता है, तो 55.5 आ जाएगा। आ रहा है समझ में? ये हमारे पास निकल गए मोल्स, किसके, वाटर के निकल गए। ठीक है, अब 1 तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आया? क्योंकि N2 जो है हमारे पास, हमने अभी जो निकाला वो N2 जो निकाला वो 55.5 आ गया। आया समझ में? क्लियर? ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला पुटअप करना है, इस वजह से मोल फ्रैक्शन सबसे पहले निकालेंगे। तो x2 जो आएगा हमारे पास, N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2, दैट इज N2 1 है हमारे पास। क्लियर हुआ? N2 1 है, N1 कितना है, 55.5। ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, अभी जो हमने निकाला ना वो हमारे पास N1 था 55.5, उसको N2 मत लेना, N1 लेना है। क्लियर? मैंने गलती से N2 लिख दिया था। डन। तो यहाँ पे हमारे पास 1 हो जाएगा। आ रहा है समझ में? N2 1 हो गया, N1 कितना है हमारे पास, 1 और 55.5, ये कर देंगे तो हो जाएगा 0.0177। ओके, इसी तरह से हम x2 जो है वो कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली पुटअप करना है और कुछ करना है नहीं। ठीक है, तो x2 जो है वो आपके पास 0. अभी जो आया ना वही है 177 आ गया ये x2, सेम टू सेम वैल्यू। क्लियर? अब मैंने यहाँ पे मोल फ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ x2 के लिए निकाला है, x1 तो हमारे पास इसमें ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू x2 होता है। तो सिर्फ और सिर्फ आपको सोल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन हम निकालते हैं वही आपको लेना है। आया समझ में? ठीक है, तो सारी वैल्यूज हमें गिवन है, बस पुटअप करना है। P1 नॉट हमें पता था 12.3 दे के रखा था,
सबसे पहले तो P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू X2, ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12.3 माइनस P1 डिवाइड बाय 12.3 इज इक्वल टू 0.0177। ये X2 यहाँ पे पुटअप कर देंगे डायरेक्ट, तो यहाँ से P1 निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा 12.08। ठीक है। आगे जो मिस्टेक थी वो आप सुधार लेना, बाय मिस्टेक हो गया था यहाँ पे। एंड मैंने आपको क्या बोला था, N2 की वैल्यू आपको बोली थी, ठीक है ना। तो आपका N1 जो होगा वो 55.5 होगा और N2 जो होगा वो 1 हो जाएगा। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना था। और आगे बाय मिस्टेक हो गया, उसके लिए सॉरी। ये P1 आपकी वैल्यू यहाँ पे कंप्लीट हो गई, ठीक है। यानी हमने अभी क्या निकाला, पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर अभी निकाला। क्लियर, जो हमें बोला था ना कि इसमें बोला था कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन, तो वेपर प्रेशर निकाल लिया। P1 वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन, अगर सॉल्वेंट के लिए बोलते तो ये निकालते हैं, बट ये तो हमें गिवन था, तो इस वजह से हमने वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर, वेपर प्रेशर वर्ड यूज करे, दैट इसका मतलब आ जाता है आपका P1। इस तभी आपका वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन बोले, आ रहा है ना समझ में, कि जब भी आपको ऐसा बोले कि वेपर प्रेशर तो आपको P1 निकालना होगा, और जब भी आपको प्योर सॉल्वेंट के लिए बोले तब आपको 12.3 दिया है तो ठीक है, और नहीं दिया तो हमें निकालना पड़ेगा। ओके, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे 2.18, दैट इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या बोला है 2.18 के अंदर। एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस में से कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोगों को सारे क्वेश्चंस अच्छे से करना है। क्लियर हो रहा है? तो चलिए देखते हैं 12.18 में आपको बोला है कि कैलकुलेट द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अंडर आपको मोलर मास दिया है, आपको मास निकालना है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का, और मोलर मास आपको देख के रखा है 40 ग्राम्स। क्लियर, तो चलो 2.18, सबसे पहले तो M2 आपको दे के रखा है 40, ठीक है ना, क्योंकि ये सोल्यूट के लिए बोला है ना, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। फिर विच शुड बी डिजोल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन, यानी कि 114 ग्राम ऑक्टेन दिया है आपका डिजोल्व करने के लिए, यानी आपका सॉल्वेंट है। और जैसे हम इसको डिजोल्व करते हैं ऑक्टेन के अंदर तो वो रिड्यूस हो जाता है उसका वेपर प्रेशर 80% तक। ओके, तो सबसे पहले देखो मैं आपको एक चीज बताऊंगी, ये हमारे पास था ऑक्टेन सपोज करो, ठीक है, यानी कि ये P1 नॉट, अभी मतलब ये प्योर ऑक्टेन ही है। अब जैसे ही इसमें मैंने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, ठीक है, यानी कि ऑक्टेन प्लस सोल्यूट, ठीक है, तो इसका जो पार्शियल प्रेशर है वो 80% इससे रिड्यूस हो गया, यानी कि इंटू P1 नॉट। आया समझ में? क्लियर है ना। तो अपना जो P1 आ जाएगा वो 80 डिवाइड बाई 100 इंटू P1 नॉट कहलाएगा। तो यहाँ पे जो P1 आएगा वो आपका हो जाएगा 0.8 P1 नॉट। इसको कैसे कैलकुलेट किया आपको समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले तो देखो ऑक्टेन बोला था, यानी ये प्योर है, P1 नॉट है। ऑक्टेन में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो ऑक्टेन प्लस सोल्यूट हो जाएगा, तो P1 हमारा 80% रिड्यूस हो गया। किससे? इससे, तो इससे रिड्यूस हो गया, इंटू P1 नॉट करना पड़ेगा। तो बस अब हमारे पास P1 की वैल्यू आ गई। ओके, तो अब यहाँ पे हम वो भी ऐड कर देंगे, तो P1 जो आया हमारा वो 0.8 P1 नॉट आ गया। क्लियर? सारी वैल्यूज आ गई अब। ओके, अब हमें क्या करना है, सिर्फ सबसे पहले तो हमें ऑक्टेन के लिए निकालना पड़ेगा ना। ऑक्टेन का फॉर्मूला क्या होता है? C8H18, है ना। इसका जो मोलर मास होगा वो मैंने पहले आपको कैलकुलेट करके बताया था, वो आप 114 ले लोगे, ठीक है। मोलर मास कैसे करते पता है ना, 8 इंटू कार्बन प्लस 18 इंटू हाइड्रोजन। ओके, तो वो हमने निकाल लिया, वो हो गया। अब डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला पुटअप कर दोगे, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाई P1 नॉट इज इक्वल टू M1 W2 इंटू करना है M2 W1, ठीक है। तो P1 नॉट माइनस 0.8 P1 नॉट, ये हो गया, क्योंकि हमारे पास P1 अभी निकाला ना, ये आया था, और डिवाइड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू 114 M1। देखो सारे वैल्यूज गिवन है। ओके, 114 आपको, ये आपको M1 लेना है। आ रहा है ना समझ में? क्योंकि हमारा ऑक्टेन क्या था, इज डिजोल्व इन ऑक्टेन बोला था, इस वजह से। ओके, तो वो हमारे पास सॉल्वेंट के लिए था, सॉल्वेंट का मोलर मास। ओके, तो 114 लिख दिया, इंटू W2 करना पड़ेगा, तो इंटू W2 डिवाइड बाय M2 कितना है 40 है, और W1 कितना है 114 है।
ये कैंसिल आउट कर देंगे हम इसको, यहाँ से ये कैंसिल आउट कर देंगे इसको। तो अब हमारे पास क्या बचा 1 माइनस 0.8 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू W2 डिवाइड बाय 40। आ रहा है समझ में? ये हमारे पास बच गया। तो देखो अब हम कैसे करेंगे इसको, ये कंप्लीट हो जाने के बाद आपको तो W2 निकालना है, तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे। तो 1 माइनस 0.8 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू W2 बाय 40। तो यहाँ पे 0.2 आ जाएगा, यस इसको करेंगे तो 0.2 हो जाएगा, दैट इज W2 बाय 40। तो W2 की जो वैल्यू आएगी वो 0.2 इंटू 40 कर दोगे, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ओके 0.2 इंटू 40 कर दोगे तो कितना आएगा 8 ग्राम, यही तो हमें निकालना था। तो W2 इज इक्वल टू क्या आया 8 ग्राम्स। ओके तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2.18। क्लियर हो रहा है? तभी बोला था ना कि कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट। तो ये नॉन वोलेटाइल सल्यूट का मास W2 निकल गया। तो आपको पता चल गया ना कैसे निकालना है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2.19 की ओर बढ़ते हैं। 2.19 में क्या बोला गया है तो देखते हैं 2.19 में क्या है। ओके 2.19 में क्या बोला है, द सोल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट एग्जैक्टली इन 90 ग्राम्स ऑफ वाटर। क्लियर? तो सबसे पहले इसमें बोला है आपको सोल्यूशन है जो 30 ग्राम नॉन वोलेटाइल सल्यूट दे के रखा है, वो आपका एग्जैक्टली किस में है 90 ग्राम ऑफ वाटर में, एंड हैज अ वेपर प्रेशर, दोनों के वेपर प्रेशर आपको गिवन है 2.8 किलो पास्कल एट 298 केल्विन। फर्दर या सॉरी इसमें सिर्फ और सिर्फ हैज अ वेपर प्रेशर 2.8 ही दे के रखा है, लेकिन टेम्परेचर गिवन है आपका 298 केल्विन। और फिर बोला है आपको फर्दर 18 ग्राम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी मजा आएगा। 18 ग्राम ऑफ वाटर इज देन एडेड टू द सोल्यूशन। बाद में 18 ग्राम मतलब 18 ग्राम हमने वाटर ऐड किया सोल्यूशन के अंदर, तो न्यू वेपर प्रेशर डेवलप हो गया 2.9 किलो पास्कल एट 298 केल्विन। ओके तो कैलकुलेट करना है सबसे पहले आपको मोलर मास ऑफ सल्यूट, और नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे ही करना है इसको। द सोल्यूशन कंटेनिंग 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट। तो सबसे पहले आपका सोल्यूशन में 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सल्यूट, तो वेट लिख दिया। क्लियर? फिर बोला है एग्जैक्टली 90 ग्राम ऑफ वाटर, तो W1 क्या है 90 ग्राम ऑफ वाटर। क्लियर? अब हमारे पास सोल्यूशन जो बनता है, एक मिनट, सोल्यूट प्लस वाटर, तो इसमें सोल्यूट प्लस वाटर जो है उसमें आपको सोल्यूट कितना गिवन है, P1 आपको गिवन है 2.8 किलो पास्कल बोला है ना, क्योंकि बोला है हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ 2.8 किलो पास्कल। ठीक है, तो ये आपको गिवन है। उसके बाद आपको क्या गिवन है, उसके बाद आपको बोला है कि सल्यूट हमारा इतना एक प्रेशर में गिवन है, तो हम नेक्स्ट को क्या ले लेते हैं, हम नेक्स्ट को M2 को सपोज हमने M ले लिया, क्योंकि उसके लिए तो हमें नहीं पता ना वेट, तो N2 मोल्स निकाल लेंगे, तो वो क्या होगा W2 अपॉन M2। तो ये हमारे पास 30 है डिवाइड बाय M2 को हमने M ले लिया है। लेट टेक, हमने बोलते हैं ना लेट टेकन M2 इक्वल टू M, सपोज करना पड़ता है हमें। इसी टाइप से हमने अभी N2 का निकाला, तो वैसे ही हम क्या निकाल सकते हैं N1 के लिए निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे N1 के लिए आपके पास W1 अपॉन M1 हो जाएगा। क्लियर? तो उसके लिए आप क्या करोगे, वेट कितना है 90 और 18, 90 और 18, क्योंकि इसमें क्या हुआ हमारे पास क्या था 30 था, और W2 हमारे पास 30 था और W1 कितना था 90 था, तो इसमें 30 पुटअप किया, इसमें 90 पुटअप करेंगे डिवाइड बाय मोलर मास, अभी मोल्स निकाल रहे हैं ना इस वजह से, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका 5, 18 5 से होता है। क्लियर? तो ये आपका दोनों के मोल्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे P1 माइनस P1 अपॉन P1 इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। ओके तो देखो P1 माइनस 2.8, ये P1 देके रखा था 2.8 यहाँ से, है ना, तो 2.8 रख दिया, P1 इज इक्वल टू 30 बाई M N2 के लिए और डिवाइड बाय N1 प्लस N2, मतलब क्या होगा 5 प्लस 30 अपॉन M। आ रहा है समझ में? अब बस इसको आप सॉल्व करते जाओ। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ पे 30 बाई M डायरेक्टली लिख देंगे,
ओके, और नीचे क्या लिखेंगे, इसको एलसीएम ले लो, 5m प्लस 30 डिवाइड बाय m। ओके, तो ये होगा, ये हो जाएगा आपका 30 डिवाइड बाय, एक्चुअल में ये m कैंसिल हो गया, तो 30 डिवाइड बाय 5m प्लस 30, और यहाँ पे तो आपका कंटिन्यूएशन में यही चलेगा, P1 नॉट माइनस 2.8 डिवाइड बाय P1 नॉट, P1 नॉट माइनस 2.8 डिवाइड बाय P1 नॉट। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको हमने कैलकुलेट जब किया, तब हम अभी देखो क्या करेंगे, इसको P1 नॉट डिवाइड बाय P1 नॉट, यानी 1 माइनस 2.8 डिवाइड बाय P1 नॉट, तो 2.8 डिवाइड बाय P1 नॉट। ओके, दैट इज 30 डिवाइड बाय 5m प्लस 30, ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको। नॉर्मल कैलकुलेशन अपना, मैथ्स वाले अच्छे से समझ लेंगे, लेकिन बायो वाले को थोड़ी प्रॉब्लम अगर होगी तो आप मुझसे पूछ लेना, अगर बायो वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम हो तो। देखो क्या किया, P1 नॉट डिवाइड बाय P1 नॉट, यानी 1 हो गया, माइनस माइनस 2.8 डिवाइड बाय P1 नॉट, तो 2.8 डिवाइड बाय P1 नॉट। ओके, और फिर 30m, यहाँ पे 5m प्लस 30, ये तो एज इट इज हो गया हमारा, ठीक है ना। अब चलो इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो डायरेक्ट यहाँ पे आप लोगों को क्या मिल जाएगा। अब हम देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, 1 माइनस 30 डिवाइड बाय 5m प्लस 30 इज इक्वल टू 2.8 डिवाइड बाय P1 नॉट। मैंने क्या किया यहाँ पे पता है, 1 इसको इस वाले टर्म को मैंने इस साइड ले लिया, तो 1 माइनस 30 डिवाइड बाय 5m प्लस 30 हो गया, और यहाँ पे नेगेटिव टर्म इधर आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो 2.8 P1 नॉट। अब ये कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब एलसीएम ले लो इसको, 5m प्लस 30 माइनस 30 डिवाइड बाय 5m प्लस 30, ये एलसीएम ले लिया, यहाँ से आ रहा है समझ में, इज इक्वल टू 2.8 डिवाइड बाय P1 नॉट। माइनस 30 प्लस 30 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये दोनों टर्म हमारा क्या कैंसिल हो गया ना। तो उसके बाद जो हमारे पास आएगा वो है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई ना, तो 2.8 डिवाइड बाय P1 नॉट, तो इज इक्वल टू यहाँ पे आपके पास 5m प्लस 30 इज इक्वल टू 2.8 डिवाइड बाय P1 नॉट। आ रहा है समझ में, ये एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। क्लियर? तो इसको इक्वेशन आप दे दोगे 1, एक इक्वेशन आ गई 1। अब देखो जब हमने इसमें 18 ग्राम ऑफ वाटर ऐड कर दिया, तब चेंजेस आ गया, तब हमारे पास चेंजेस आ गए। तो चलिए देखते हैं, जब हमने आफ्टर एडिशन ऑफ 18 ग्राम ऑफ वाटर ऐड किया था, जब मैंने इसमें 18 ग्राम, ठीक है, तब क्या चेंज आया था, दैट इज N1 डिवाइड बाई W1 अपॉन M1। तो 90 N1 यानी सॉल्वेंट में चेंजेस आया ना, तो इसमें कितना ऐड कर दिया, 18 ग्राम ऐड कर दिया, डिवाइड बाय 18 इज इक्वल टू 6 मोल। क्लियर हो रहा है नहीं, 90 तो पहले से था ही, उसमें 18 और ऐड कर दिया, तो इतना हो जाएगा 6 मोल हो जाएगा, तो N1 हमारे पास 6 मोल आ गया। क्लियर? अब P1 नॉट माइनस P1 डिवाइड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, N2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2। क्लियर? तो इसके लिए आप क्या करोगे, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P नॉट जो है उसमें तो आपका सेम ही चलने वाला है पैटर्न, है ना। P1 नॉट माइनस 2.9 डिवाइड बाय P1 नॉट इज इक्वल टू, अब आपके पास 30 बाय m है, N2 क्या था, 30 बाय m, 30 बाय m। क्लियर? और यहाँ पे सिर्फ ये चेंज हुआ, N1 हमारा चेंज हो गया 6 प्लस 30 बाय m, बाकी का तो एज इट इज है। क्लियर हो रहा है ना। तो इससे हम एक और इक्वेशन क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं, इसमें भी वापस 1 माइनस 2.9 डिवाइड बाई P1 नॉट इज इक्वल टू 30 बाई m एज इट इज रहने देंगे, और यहाँ पे 6m प्लस 30 डिवाइड बाई m, ऐसा हो जाएगा, m दोनों साइड से कैंसिल हो गया। आ रहा है समझ में, वही सेम कैलकुलेशन। तो यहाँ पे जो आप कैलकुलेशन करेंगे उसमें आप लोगों को क्या आएगा, 1 माइनस, इसको इधर ले लेते हैं डायरेक्ट, 30 डिवाइड बाई 6m प्लस 30, क्या किया, आ रहा है ना समझ में। देखो 1 माइनस 30 डिवाइड बाई 6m प्लस 30 इधर ले लिया, तो ये इधर इस साइड आ गया माइनस में, ये इधर आ गया, और ये वाला माइनस टर्म जो है वो इधर आ जाएगा, तो पॉजिटिव में चला जाएगा, तो 2.9 डिवाइड बाई P1 नॉट। आया समझ में? क्लियर? अब वापस इसको एलसीएम ही लेना है, ठीक है। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो देखते हैं क्या आता है। तो ऐसे हमारे पास 2 इक्वेशन आ जाएगी। तो अब जो हमारा आ जाएगा वो है आपका ये 6m प्लस 30 माइनस 30, 6m प्लस 30 माइनस 30
डिवाइड बाय 6m प्लस 30 इज इक्वल टू 2.9 डिवाइड बाय P1 नॉट। तो -30 प्लस 30 कैंसिल कर दो, आ रहा है समझ में। तो ये हो गया 6m अपॉन 6m प्लस 30 इज इक्वल टू 2.9 अपॉन P1 नॉट। ये आपका इक्वेशन नंबर आ जाएगा 2। ओके, दो इक्वेशन हमने निकाली थी, है ना, और ये आपका 2 था। मैं आपको यहाँ पे अभी इक्वेशन नंबर 1 भी लिख देती हूँ। हमने इक्वेशन नंबर 1 ये निकाला था 2.8 डिवाइड बाय P1 नॉट। ये हमने निकाला था अभी इक्वेशन नंबर 1, और अभी जो ये निकाला है वो इक्वेशन नंबर 2 है। ये सिर्फ मैंने लिखा है, ये दो इक्वेशन आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ओके, अब इसके बाद दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हमारे पास m निकल आएगा। m जो है ना, जो दोनों इक्वेशन में m कॉमन आ रहा है, तो उसको हमें एक करना है। तो एक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो अलग अलग m आ रहा है उसको, तो उसके लिए इक्वेशन को आपको डिवाइड कर देना पड़ेगा। तो अभी देखो 2 डिवाइड इक्वेशन 2/1, 2 से 1 को डिवाइड कर देंगे तो पहले 2 लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे 6m अपॉन 6m प्लस 30 आ रहा है, डिवाइड में 5m प्लस 30 इज इक्वल टू 2.9 डिवाइड बाई P1 नॉट, 2.8 डिवाइड बाई P1 नॉट। P1 नॉट तो कैंसिल हो गया यहाँ से, आ रहा है समझ में। अब आप जैसे इसको कैलकुलेट करोगे तो m जो है करना तो आपको आता ही है। क्या करना पड़ेगा, ये जो टर्म्स है उसको पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा और उसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे पूरा। तो इसमें m की वैल्यू आ गई आपकी 23। कितना आएगा, 23u। ओके, 23u आ जाएगा। तो ये था आपका आंसर, किसके लिए, m के लिए। ओके, अब यहाँ से आपका m हमने कैलकुलेट कर लिया। तो अब हमारे पास P1 नॉट कैलकुलेट करना बाकी रह गया। तो अब इसको आप किसी एक इक्वेशन में पुटअप कर दो। तो मान लो अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करती हूँ, ठीक है, पुटअप इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुटअप करती हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 में देखो कैसे पुटअप करेंगे, 5m था ना, तो 5 इंटू 23 डिवाइड बाई 5m था तो 5 इंटू 23 प्लस 30, ओके, डिवाइड बाई 2.8 अपॉन P1 नॉट। यस, क्योंकि मैं अभी इक्वेशन, कोई भी आप इक्वेशन ले लो, मैं अभी इक्वेशन इसको 1 में पुटअप कर रही हूँ। तो 1 में 2.8 था तो ये हो गया। तो आप किसी में भी पुटअप कर सकते हो, सेकेंड में भी करोगे तो भी सेम ही आंसर आएगा। क्लियर। तो P1 नॉट आपका क्या हो जाएगा, 3.53 किलो पास्कल। डन। ओके, तो ये हमारा निकल गया यहाँ से P1 नॉट। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2.18, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। क्लियर, जो आपको ध्यान रखना है, अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो ये कैलकुलेशन करने में तो आप मुझसे पूछ लेना। नॉर्मली कैलकुलेशन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्लियर है ना, सिर्फ हमें इसमें m छाट देना है। पता है ना आपको, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, इसको ऊपर ले लेंगे, इसको फिर नीचे ले लेंगे, ऐसे करते हैं। 2.9 डिवाइड बाई 2.8 करोगे ना, आंसर आ ही जाएगा 23। और नहीं आए तो आप मुझसे पूछ लेना बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल डिवीजन वाला नहीं आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बायो वाले स्टूडेंट्स को खास शायद प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैथ्स वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैथ्स वालों को हो तो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज 2.20। तो 2.20 में क्या बोला है, चलिए देखते हैं। 2.20 में आप लोगों को बोला है कि 5% सोल्यूशन बाय मास गिवन। तो चलिए देखते हैं 5% सोल्यूशन बाय मास। 5% सोल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर दिया हुआ है। ओके, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, इस वजह से इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगी, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, इस वजह से। आ रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।